अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के साथ मैं हूं विवेक। देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर है मालदीव से, क्योंकि मालदीव में मोदी लेकिन टेंशन में जिनपिंग। चीन बड़ा ही परेशान है इस यात्रा से। मालदीव में मोदी का दूसरा दिन था, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और दूसरे दिन भी भव्य स्वागत को जो कार्यक्रम थे वो चलते रहे और जो बड़े लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। दूसरा दिन था, आप देख पा रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति के साथ बराबर में प्रधानमंत्री चल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक सेतु का काम किया है, नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। और इसके अलावा जो तस्वीरें मैं अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, मालदीव की आजादी के 60 साल पूरे हुए और चीफ गेस्ट थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सामने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चों की तरफ से दी जा रही थी। और ये आजादी समारोह में स्पेशल यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर मोदी को आपने देखा। इसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, स्वतंत्रता समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर मोदी को आप देख पा रहे हैं, यानी कि पूरा सम्मान नरेंद्र मोदी, पूरा फोकस नरेंद्र मोदी की तरफ। और मालदीव ने कोई भी कदम पीछे नहीं खींचा, बल्कि बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ लिया है। अगली तस्वीर, जब भारतवंशियों से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, झंडे लेकर लोग खड़े हैं और ये वो लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी को मिलने को बेताब थे। स्थानीय लोगों के बीच पे तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत तो मालदीव में हुआ, लेकिन भारतवंशियों से जो मिलने की इच्छा और भारतवंशी प्रधानमंत्री से मिलने की जो जिज्ञासा लेकर आए थे वो हसरत पूरी हुई। प्रधानमंत्री ने ऑटोग्राफ भी दिया, यानी कि भारतीयों से मिलने का जो उत्साह है प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसके बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे के बाद रवाना हुए स्वदेश के लिए, तब की ये तस्वीरें हैं। और आप देख पा रहे हैं कि स्वागत में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और मालदीव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए। लेकिन सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री के मालदीव जाने के बाद क्या होता है। यहां चीन की टेंशन बढ़ जाती है। यह हाथ मिलाना, मित्रता, आपसी संबंध, सहयोग की बात, दूसरी तरफ टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन चीन की जो टेंशन है क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि वो कर्ज देता था बड़े मोटे ब्याज दरों पर, जो अब नहीं हो पाएगा और स्थितियां और परिस्थितियां दोनों ही मालदीव की बदल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। भारत और मालदीव संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है। 2 साल बाद भारत और मालदीव के नेताओं की मुलाकात की ये तस्वीरें जिनपिंग को हैरान करने वाली हैं। मालदीव में मोदी का जोरदार स्वागत और भारत मालदीव के बीच हुए समझौते से ड्रैगन की नींद उड़ गई है। चीन का प्लान एक और देश को कर्ज जाल में फंसाना था, लेकिन मोइजू ने समझदारी दिखाते हुए मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके बाद मोदी ने भी बड़ा दिल दिखाया और चलो माफ किया की तर्ज पर मालदीव को माला माल कर दिया। तो मालदीव माला माल हो गया, लेकिन चीन को अब कंगाली का डर सता रहा है, इसलिए कि जहां वो कर्ज देता था मोटे ब्याज पर, अब नहीं हो पाएगा। पीएम मोदी का मालदीव दौरा भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन से करीबी की जिद पर अड़े मोइजू भारत विरोध पर उतर आए थे। 2023 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद चीन का दौरा किया था। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति शपथ के बाद भारत आते हैं। मोइजू ने इससे भारत से दूर और चीन के करीब जाने के संकेत दिए, मैसेज दिया। लेकिन अब मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाकर भरपूर स्वागत किया। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी का यह पहला मालदीव दौरा है और मालदीव अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। भारत और मालदीव के कूटनीतिक रिश्तों के 60 साल पूरे हुए। दरअसल मालदीव को चीन का खेल समझ आ गया है। मालदीव ने चीन के कर्ज के जाल में फंसे देशों की हालत से अब सबक ले लिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अफ्रीका तक चीन ने ऐसे ही जाल बिछाए। पीएम मोदी की यात्रा में मालदीव के साथ कई समझौते हुए। भारत मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का लोन देने को तैयार हो गया और दोनों ही देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया।
मालदीव की ओर से कर्ज की अदायगी की जो शर्तें हैं उसे आसान कर दिया गया है। इससे सालाना $5 करोड़ से घटाकर तकरीबन लगभग $3 करोड़ कर दिया गया और इससे मालदीव को अपनी आर्थिक दिक्कत को दूर करने में बहुत मदद मिलने वाली है। मोदी के इस दौरे ने चीन के मालदीवीय प्लान पर पानी फेर दिया है। अब मालदीव पर चीन का करीब 1000 करोड़ का कर्ज है, यानी कि अब चीन के चंगुल से मालदीव निकलता जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मालदीव के, उन्होंने क्या कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ू बोंडी मिठाई जितनी मीठी है। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। On behalf of all the Maldivians, I sincerely प्रधानमंत्री मोदी एक अद्भुत व्यक्ति हैं, जो पड़ोसियों के बीच संबंध बनाने के बहुत शौकीन हैं। मालदीव और भारत के बीच सदियों से अच्छे संबंध हैं। उनके नेतृत्व और दोनों देशों, दोनों सरकारों के सहयोग से मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये संबंध और मजबूत होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और लोगों से भी मुलाकात की जो कि मालदीव के लिए बहुत महत्व रखते हैं। इस मुलाकात की तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। मालदीव के उपराष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और बहुत अच्छे तरीके से कई मुद्दों पर बात होती है। ये तस्वीरें, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं अगली तस्वीर। पूर्व राष्ट्रपति नशीद से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिले और जो एक परंपरा चली आ रही है मालदीव और भारत के रिश्तों को लेकर, उस पर गहराई से चर्चा हुई है। तो पूर्व राष्ट्रपति नशीद से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं वो उन दिनों की तस्वीर है जब मोइजू राष्ट्रपति बने थे। लेकिन होता क्या है, हम आपको बता रहे हैं, जो तस्वीरों में है वो इस बात को और भी बल देता है कि मोइजू ने जो रास्ता चुना था राष्ट्रपति बनने के बाद, वो चीन का रास्ता चुना था। लेकिन देर ही सवेर होश आ गए और अब जाकर जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि ये चीन से जो दोस्ती है वो भारी पड़ी और भारत के अलावा और कोई दोस्त मालदीव का नहीं हो सकता। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है। और हम आपको बता रहे हैं कि जो मोइजू हैं उनकी जो रणनीति थी, उस रणनीति के तहत इंडिया आउट की बात उन्होंने की थी, एक नारा उन्होंने दिया था। लेकिन अब नारे बदल चुके हैं क्योंकि दिल मिल चुके हैं। आइए कुछ और बातें आपको बताते हैं। 2023 में बाइकॉट मालदीव से भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। मालदीव को हर दिन करोड़ों का नुकसान हुआ और मालदीव सरकार ने घूमने का खर्च भी आधा कर दिया था। लेकिन भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीयों के ना जाने से 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। मालदीव में पर्यटकों के मामले में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया था और इससे पहले सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव जाते थे। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मालदीव की 60% विदेशी आय भी इसी पर निर्भर है। लेकिन भारतीयों के ना जाने से मालदीव का आर्थिक संकट बढ़ता गया। चीन और दूसरे देशों के कर्ज के बोझ तले मालदीव दबता गया। उसे 2 सालों के भीतर करोड़ों डॉलर के कर्ज का भुगतान करना है। अर्थव्यवस्था के संकट ने मोइजू को परेशान कर रखा है और उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मालदीव में 180 होटल हैं जिनके लिए भारत एक मुख्य बाजार है। बाइकॉट मालदीव से उसे भारी नुकसान हो रहा था। भारत मालदीव का सबसे निकटतम पड़ोसी है। अब मोइजू भी भारत मालदीव के संबंधों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बढ़िया दोस्ती नहीं हो सकती है। चलिए महेश सचदेव को सुनते हैं जो कि पूर्व राजनयिक है, कैसे देखते हैं इस दोस्ती को और बढ़ती हुई मित्रता को। डॉक्टर मोजीजू की सरकार ने कई परिवर्तन किए हैं अपने रुख में और भारत को फिर से इस तरह से आमंत्रित करके भारत के प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के तौर पर उनको बुलाना, ये सब दिखाता है कि मालदीव के नेताओं की समझ में ये आ गया है कि भारत का कोई विकल्प नहीं है और भारत की निंदा करने से कम समय की कुछ उपलब्धियां
राजनीतिक तौर पर अपने लोगों के बीच में उनको मिल सकती हैं, लेकिन इससे देश का काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो इसके उत्तर में भारत ने इस प्रकरण को एक तरह से हटा दिया है अपनी याददाश्त से और आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया है। फिर से भारत का सहयोग मालदीव्स को मिला है। ये प्रतीक होता है कि भारत की कूटनीति ने एक बड़े ही परिपक्व तरीके से इस घटनाक्रम को संभाला है और मालदीव्स को फिर से भारत को प्राथमिकता देने का के लिए मना लिया है। तो पूर्व राजनयिक कह रहे हैं कि भारत पर भरोसा है, मोदी पर भरोसा है, मालदीव को भी भारत पर अब भरोसा है चला है। लेकिन अब जो एक रेटिंग आई है उसके नंबर्स जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप और मैक्रो को दूर पीछे छोड़ दिया है। कहने का मतलब यह कि जो भरोसेमंद नेता की बात है उस भरोसे पर नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं और ऐसे में भारत की जो कूटनीतिक जीत तो है ही, इसके अलावा एक बड़ी जीत होती है कि मोदी का आकार तो बढ़ रहा है, भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं कि यह रैंकिंग क्या कहती है। दुनिया में टॉप पर मोदी है, दोनों ही तरफ आप देख पा रहे हैं, नंबर्स लिखे हैं और इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि किसके कितने नंबर हैं। नरेंद्र मोदी 75% जो वोटिंग है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। उसके बाद नंबर ली जे म्यूंग का आता है 59% के साथ। उसके बाद नंबर है जेवियर माइली का। तब अगर आप देखेंगे तो इस तरफ इमैनुअल मैक्रो 18% वोटों के साथ उनका नंबर चौथा है। डोनाल्ड ट्रंप 5वें नंबर पर हैं 44% अंकों के साथ। जॉर्जिया मेलोनी छठे पायदान पर हैं। तो दुनिया में टॉप पर मोदी हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि भारत का जो भरोसा है वो जीत लिया है मोदी ने। चलिए, लेकिन इस रैंकिंग पर जो पॉलिटिकल गलियारे से क्या आवाज आ रही है आप भी जरा सुनिए। वर्ल्ड लीडर मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जब आती है तो जो दूसरे स्थान पे हैं, तीसरे पे हैं, चौथे पे हैं, विश्व के कई बड़े नेता हैं, वो बदलते हैं। कोई दूसरा तीसरे पे आता है, चौथे पे आता है, पांचवे पे आता है, पर नंबर 1 कोई अगर होता है हर बार तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे भारत माता की सेवा करके हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। और आज पूरा देश जब देखता है कि पूरे विश्व में सबसे सम्मानित, सबसे विश्वसनीय, सबसे कर्तव्य परायण कोई नेता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आपने देखा कि जो राजनीतिक हैं वो भी कह रहे हैं कि इससे बड़ी जो चीज है नहीं हो सकती, क्योंकि लोग मानते हैं, मोदी पर भरोसा करते हैं। जो तस्वीरें हैं वो तो बता ही रही कि मोदी नंबर 1 हो चुके हैं। दूसरी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और अगली खबर जो है वो आपको हिलाकर रख देगी। और जो खबर है वो है छांगुर और उसके साम्राज्य के बारे में, क्योंकि छांगुर पर एक्शन और सियासी टेंशन बढ़ी हुई है। लगातार जो बाबा का बुलडोजर है वो गरज रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर उस कड़ी को ध्वस्त किया जा रहा है जो छांगुर से जुड़ा हुआ था, उसके अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ था, और छांगुर पर फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा एक्शन कहां हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। अब जो छांगुर का सबसे करीबी था उस पर एक्शन हुआ है, यानी कि जो उसके पूरे लेखे जोखे को संभालता था उस पर एक्शन हुआ। तस्वीर में दिखाता जाता हूं आपको, जरा देखिएगा छांगुर के करीबी पर कैसे एक्शन होता है। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और सामने बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सारी चीजें खत्म की जा रही हैं, छांगुर का साम्राज्य नष्ट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स की तैनाती है
और हर उस इमारत को मलबे में तब्दील किया जा रहा है जहां से यह पूरा सिंडिकेट कवर होता था, या फिर इस सिंडिकेट को जहां से पैसे आते थे उन पैसों का इस्तेमाल जहां भी जिन इमारतों पर किया गया, बाबा के बुलडोजर ने उसे ध्वस्त कर दिया। धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है, और रामजीलाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक और धर्मांतरण गैंग पर योगी का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। छांगुर और उसके करीबियों पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है और उसके काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो वहीं योगी के एक्शन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अखिलेश के जो सांसद राणा सांगा पर बयान देकर महीनों विवाद में रहे, वो अब धर्मांतरण पर विवादों का तूफान खड़ा करने में जुट गए। धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। इस बीच छांगुर की कोठी के बाद उसके पार्टनर और भतीजे के घर पर योगी का बुलडोजर चल गया है। छांगुर के नेटवर्क से जुड़े पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। मतलब योगी ने साफ कर दिया है, धर्मांतरण के नेटवर्क में आम से खास तक जो भी जुड़े होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रोज के घर को जो सरकारी जमीन बना हुआ था, आज बुलडोजर के द्वारा गिराया गया है और वहां पे पुलिस बल शांति व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद थी। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है, और रामजीलाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि आज जो एक्शन हुआ वो छांगुर की किस कड़ी को तोड़ कर रख देता है। समझते हैं इसे। देखिए, 15 दिन पहले बलरामपुर में छांगुर की कोठी पर बुलडोजर चला था और अब उसकी कोठी से 1 किलोमीटर दूर फिर बुलडोजर कार्रवाई हो गई। रेहरा माफी में घर छांगुर के सहयोगी और भतीजे सबरोज का था। सबरोज छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग में सालों से जुड़ा हुआ था। बलरामपुर में धर्मांतरण से जुड़े छांगुर के सारे काम वही देखता था। सबरोज पहले शादियों में बैंड बाजा का काम करता, कव्वालियां गाता था, लेकिन छांगुर की पत्नी यानी उसकी चाची जब प्रधान बनी तो उसकी किस्मत ही बदल गई। वो भी छांगुर के गिरोह से जुड़ गया, अपना रसूख बढ़ाने लगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर 300 स्क्वायर फीट में एक उसने घर बनाया। प्रशासन ने उसे 3 बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। 18 जुलाई को अंतिम चेतावनी दी, 23 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई और इसके बाद सबरोज के परिवार ने 2 दिन का और भी वक्त मांगा और यह डेडलाइन खत्म होते ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। तस्वीरें आपने देखी। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ 2 बुलडोजर उनके घर पहुंचे। बुलडोजर ने 7 मिनट में छत ढा दिया, 10 मिनट में दीवारें गिरा दी और इसके बाद सरकारी जमीन पर बने घर के पिलर खोद दिए गए। इस तरह 30 मिनट में छांगुर के भतीजे के घर को जमींदोज कर दिया गया। छांगुर के काले खेल में शामिल सबरोज पहले से गिरफ्त में है और एटीएस की पूछताछ में छांगुर सबरोज ने कई काली संपत्तियां और उसके बारे में बताया, जिन पर योगी की पुलिस बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में है। यानी कि जो काली कमाई का सच है वो सब कुछ उजागर हो रहा है। अब रामजीलाल सुमन जो है और राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोल रहा था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हमें चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे थे, अखिलेश यादव जी के मकान धोने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। किस तरह से इस्लाम का प्रचार करके कैसे आज देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और रामजीलाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है, और रामजीलाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो छांगुर और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और यहां पर आप देख पाएंगे छांगुर को और उसके सहयोगी को किस तरीके से यह जाल बनता जा रहा था, और ये लगातार बातें जो है वो पीड़िता ने बताई। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो पीड़िता है उसने इस राज का रहस्योद्घाटन कर दिया है। पीड़िता ने चीख चीख कर अपनी बात बताई, कैसे कैसे उसे
पकड़ा जा रहा था, कैसे उसे घुमाया जा रहा था, किस तरीके से ट्रैप में लेकर आ रहे थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो अब्दुल रहमान था उसका नाम इसने लिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कई किताबें जो कि इस्लामिक किताबें हैं, जो आतंकी से जुड़ी हुई किताबें हैं, उनका भी यहां रस उद्घाटन होता है, यानी कि इसके बारे में पता चलता है और पूरे नेक्सस का पता इससे चल जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या मिला, उस लड़की ने क्या कहा। सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराने वाला यह गैंग है जो दुबई, सऊदी, तुर्की जैसे देशों में इसने अपनी पहुंच बनाई है। पाकिस्तान से संपर्क की बात भी सामने आ गई है। विदेश की कई संदिग्ध और बैन संस्थाओं से ये जुड़ा हुआ था। देश में अशांति फैला रहे संस्थाओं से संबंध की जांच जारी है। नेपाल बॉर्डर से एक बड़ा रैकेट चलाने में ये जुटा हुआ था। यूपी के कई जिलों की जो डेमोग्राफी है उसे ये बदलना चाहता था। इस्लामिक राष्ट्र के प्लान पर यह काम कर रहा था। 2047 तक गजवाए हिंद का इसका प्लान था। छांगुर पुलिस और नेताओं को रिश्वत देता था, पैसे के दम पर देश विरोधी प्लान छिपाना चाहता था। रहमान का गैंग जो है वो IS की तर्ज पर काम करता था। 2050 तक पूरे भारत में इस्लामिक कंट्री बनाने की जो सोच वो रखता था। धर्मांतरण का कश्मीर और पाक कनेक्शन मिला है और पाक में बैठा हैंडलर कश्मीरी लड़कियों से दोस्ती कराता, फिर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता। धर्मांतरण के लिए अब्दुल क्राउड फंडिंग भी करता था और क्रिप्टो के साथ डॉलर में भी पैसों का लेन देन किया करता था। खुद को इस्लाम का बड़ा प्रचारक और नेता दिखाता था। उसने डॉलर में फिलिस्तीन को भी फंड भेजा। पाक, अमेरिका, नेपाल की मुस्लिम संस्थाओं से वो फंड लेता। अब्दुल का जो संगठन है डार्क वेब के जरिए बात करता था। हिंदू लड़के लड़कियों से ऑनलाइन गेम से जुड़ते थे ताकि आसानी से वो उनका जो रैकेट है वो पकड़ में ना आ पाए। तो अब जो पीड़ित है उसने क्या कहा है, कैसे पोल खोल दी है, और अजय सिंह जो कि SSP देहरादून के हैं क्या कहते हैं, सुनिए। समझ देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे, और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। कुछ समय पहले आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था, जिसमें एक गिरफ्तारी इसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की गई थी, और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के भी टच में थी, साथ ही साथ अब्दुल रहमान के सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स और जितने भी इसके यहाँ नेटवर्क थे उसको लगातार हमारी टीम, एक स्पेशल टीम बनाई गई थी SP देहात के नेतृत्व, उस पर काम कर रहे थे। और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस के, जो धर्मांतरण के ट्रैप में फंस के इसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था। कई काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की तहरीर लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी पर पंजीकृत किया गया था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इसमें जो भी अक्यूज्ड इसमें आए, 4-5 अक्यूज्ड के नाम आए, जिसमें 4 लोग की इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड में उसमें हो गई है। काफ़ी सारा लिटरेचर मिला है जो कुरियर के माध्यम से यहाँ भेजा जाता था, और कुछ ऐसे भी कनेक्शंस मिले हैं जहाँ पर जो दोनों विक्टिम हैं जो कहीं ना कहीं अब्रॉड भी जो ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई थी। और इस बीच गाजियाबाद से खबर आती है, और खबर यह होती है कि 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अपना लिया, यानी कि सनातन के संसर्ग में आ गई हैं, और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें संस्कार उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें संस्कार दिया गया है। हिंदू धर्म अपनाया, 2 मूत्र पिया और पूरे संस्कार के साथ यहाँ पर पूजा कराई गई, और साथ में बच्चे बैठे हैं, उनके पति बैठे हैं। यानी कि मंशा यही थी कि हमें उस धर्म में नहीं रहना जहाँ हमें प्रताड़ित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। हमें उस धर्म की तलाश है जिसे सनातन कहते हैं। तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कांवड़ यात्रा है, और ये कांवड़ यात्रा जिसमें खुशबू साफ तौर पर दिखती है, बच्चे दिखते हैं जो कि कांवड़ यात्रा में उन्होंने अपनी वीडियो बनाई। तो मुस्लिम महिलाएं हिंदू हो गई। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि अब सनातन की राह उन्होंने पकड़ ली है। चलिए मैं बताता हूं कि खुशबू खान की जो पहली शादी है यूसुफ से हुई थी।
पहली शादी से खुशबू के 3 बच्चे हैं। शादी के बाद से ही खुशबू बहुत परेशान रही और कहा कई बार मुस्लिम धर्म छोड़ने का ख्याल आया। जब उससे बात की गई तो उसने यही कहा, घरेलू हिंसा, बुर्के की पाबंदी और अपमान उन्हें सहना पड़ा। मुस्लिम धर्म में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती, ये उन्होंने कहा कि जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा मिलता है। यूसुफ को तलाक देकर 5 साल पहले विपुल साहू से शादी की और उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 3 सालों से हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया और अब इसी पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहती हूं। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था, मैंने खुद यह फैसला लिया, मैंने स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपना लिया है। तो सोनिया खान, जो कि सोनिया चौधरी बन चुकी है, उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम धर्म की कई पाबंदियां पसंद नहीं थी। बुर्का, हलाला, बहुविवाह के सख्त में खिलाफ थी। मेरा शुरू से झुकाव हिंदू धर्म की तरफ था। हिंदू संस्कृति, जीवन शैली और आस्था अच्छी लगती थी और इस बीच मुझे धीरज जायसवाल से प्यार हो गया। 6 साल पहले मैंने धीरज के साथ शादी कर ली। अब मैं पूरे विधि विधान से धर्म परिवर्तन कर लिया है। सोनिया बताती हैं कि अब मुझे काफी शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है, क्योंकि यहाँ लड़कियों को पूजा जाता है, खूब सम्मान मिलता है। तो दोनों लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और सनातन की राह पकड़ ली। लेकिन सुनिए दोनों लड़कियों ने क्या कहा है। मेरे आगे एक बेटी है, जैसे आपको पता होगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटे होते तो शायद उस धर्म में जैसे भी होता गुजारा कर लेती, लेकिन मेरे आगे बेटी है, मुझे अपनी बेटी के लिए सोचना है। आज वो जिसे भैया बोल रही है, कल उनसे शादी हो सकती है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा डर है। पहले वाले हस्बैंड को ये था कि पीनी है, मतलब जैसे भूख लगती है आदमी को तो खाना खाता है, फिर दोबारा भूख लगती है दोबारा खाता है, वो हर वक्त पीता था, हर वक्त। और अब जो मेरा हस्बैंड है, पहले वालों का नाम था यूसुफ सैफ़ी और इनका नाम है विपिन साहू। लेकिन विपिन जो है, इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटी अच्छी है। बेटियों की इज्जत, मेरे को ये कहते हैं कि तू देवी है मेरे घर की और मेरी बेटी मेरी लक्ष्मी का रूप है। तुम दोनों के आने से मेरा घर बदल गया है, मेरा घर लगता है। और वो ये कहता है कि तुम्हारे आने से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तुझे मार के मैं 72 हूरों के पास जाना चाहता हूँ। उसकी सोच ये थी। मारता था बहुत ज़्यादा मारता था कि कपड़े भी शरीर पे नहीं छोड़ता था। घर वालों को फ़ोन करो, वो आते थे, फिर वही काएँ होती थी, फिर ले जाते थे, फिर थोड़े दिन बाद वो फिर भेज देते थे। बस ये जो धर्म है ना, आज बुआ का लड़का रिश्ता लेके आ रहा, 3 बच्चों की माँ से कौन कुंवारा लड़का शादी करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन वो चाहता था, कभी जीजा हेल्प करना चाहते थे, अरे हम तेरे जीजा हैं, अपना आदमी की तरह समझ। बाप की तरह क्यों नहीं समझूं, आदमी की तरह क्यों समझू सबको? ये सब आपने फेस किया? हाँ, बहुत कुछ फेस किया है मैंने। आप अपनी मर्जी से सनातन धर्म में आ रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आई नहीं हूँ, आ गई हूँ 8 साल पहले ही। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे पति भी है और मुझे हिंदू ही धर्म अच्छा लगता था शुरू से और अभी भी अच्छा लगता है। मगर हिंदू धर्म में लड़कियों का कन्या मानते हैं और बहू को लक्ष्मी मानते हैं। तो थाईलैंड और कंबोडिया में लगातार जो गोलाबारी है वो लगातार जारी है। कोई किसी से कम नहीं। एक तरफ टैंक से हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो रार है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि थाईलैंड कंबोडिया जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है और जो स्थिति है वो अब संघर्ष में 33 लोगों की जान ले चुकी है। कंबोडिया में 13 मौत हुई जबकि 71 लोग घायल हुए, यानी कि थाईलैंड में मरने वालों की जो संख्या है उसके आंकड़े भी आगे 20 बताई जा रही है। इनमें 14 थाईलैंड नागरिक हैं, 6 सैनिक शामिल हैं। यानी कि कंबोडिया ने थाईलैंड पर जानबूझकर हमले का आरोप लगाया और कहा कि थाई सेना उनकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है। यह भी दावा किया कि मलेशिया ने युद्ध विराम की मध्यस्थता की। 24 जुलाई की रात में दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए, लेकिन समझौते के 1 घंटे में ही थाईलैंड ने फिर से हमला कर दिया। यूएन की मीटिंग में भी कंबोडिया ने जंग रुकवाने की मांग की। हालांकि थाईलैंड ने सीमा पर बारूदी सुरंग बिछाने के आरोप लगाए। सैन्य ताकत के मामले में कंबोडिया थाईलैंड से काफी पीछे है, इसलिए कंबोडिया लगातार युद्ध रुकवाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन जो थाई है वो मध्यस्थता को तैयार नहीं है। तो यहां पर जो स्थिति है वो बताई जा रही है कि जो अभी युद्ध है वो अपने परिणाम की तरफ आगे निकल चुका है। लेकिन कई लोग ऐसे थाई लोग जो कि शरणार्थी शिविर में हजारों की संख्या में लेटे हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये लोग परेशान हैं, घर से निकल चुके हैं और वहां जो कैंप लगाए गए हैं उसी में इन्होंने शरण ले रखी है।
ये तस्वीरें आपको मैं अगली दिखा रहा हूं। यहां पर खाना खाने को लेकर किस तरीके से जो लोग हैं आपाधापी में लाइन कतारों में लगे हुए हैं। भीड़ जो है उन्हें खाना चाहिए क्योंकि वो भूखे हैं, शरणार्थी हैं, कैंप में शरण लिए हुए हैं। तो युद्ध के हालात के बीच में जो वहां के लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिन्हें खाना पानी मुहैया नहीं हो रहा है, क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं चाहती हूं कि शांति हो जाए और दोनों देश साथ में शांति से रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस देश की लड़ाई जारी रहे। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो एक युद्ध की बात हो रही है, युद्ध चल रहा है, उसे निपटने की कोशिश में कमजोर देश है, लेकिन जिसके पास ताकत ज्यादा है वो मानने को तैयार नहीं, वो इंतकाम चाहता है। अब जरा थाईलैंड कंबोडिया को देखिए। कंबोडिया और थाईलैंड की जो सीमा है करीब 800 किलोमीटर है, यानी कि आरोप है ये कि सीमा पर कंबोडिया ने बारूदी सुरंगें बिछा दी। दोनों देशों की पूरे सीमा क्षेत्र में बारूदी सुरंगों का एक बड़ा जाल है और ये सुरंगें इसलिए हैं ताकि थाईलैंड सीमा के अंदर ना घुस पाए। कंबोडिया थाईलैंड में 2 मंदिरों को लेकर विवाद चल रहा है। 18 जुलाई को प्रिय विहियर मंदिर के पास सुरंग विस्फोट हुआ। इसमें थाईलैंड के 23 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए। थाईलैंड ने आरोप लगाया कंबोडिया ने नई बारूद सुरंग बनाई है, लेकिन इस आरोप को कंबोडिया ने खारिज कर दिया। अब माना जा रहा है कि दोनों देशों में जंग के पीछे यही सुरंग कारण है। थाईलैंड ने सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन को लागू माना जाता है। थाईलैंड में सेना को कानून लागू करने तक के अधिकार हैं। फिलहाल कंबोडिया से संघर्ष में थाईलैंड के 7 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। तो बारूदी सुरंग पर आकर यह बात टिकी हुई है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट है कैसे इस युद्ध को देख पा रहे हैं, इस तनाव को देख पा रहे हैं, आप भी सुनिए। आक्रमण करने वाली फौज ज्यादातर माइंस नहीं बिछाती, लेकिन जो फौज डिफेंस करती है अपने आप को, वो माइंस बिछाती है। कैम्बोडिया में जो माइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसमें एंटी पर्सनल माइंस भी हैं, जिसमें एंटी टैंक माइंस भी हैं, जिसमें फ्रेगमेंटेशन माइंस भी हैं, ये माइंस 3 इरादों से लगाई जा रही हैं। एक तो ये कि दुश्मन अगर कोई इंट्रूड करता है तो उसको नुकसान पहुंचे। दूसरा, कुछ खास जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरा, वो जो मंदिर हैं कैम्बोडिया के, जो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है, टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है, उन मंदिरों को लूटपाट से बचाने के लिए उन मंदिरों के चारों तरफ भी माइंस लगाई जाती हैं। कैम्बोडिया इस समय अगर थाईलैंड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत वीक है, लेकिन चाइना का एक्टिव कन्नाइवेंस ना से ही, टैसिट अप्रूवल की वजह से ही कैम्बोडिया ने अटैक किया था थाईलैंड के ऊपर, और मुमकिन है कि कैम्बोडिया को सरेंडर करना पड़े। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, क्योंकि उनके बिगड़े हुए बोल अब उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि बिगड़े हुए बोल पर कथावाचक फंस चुके हैं। अब मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, ऐसे कथावाचक जिन्हें लोग YouTube पर सुनना पसंद करते हैं, जिनकी प्रसिद्धि काफी है, और जो महिलाओं की भीड़ है वो बता रही है कि इनकी प्रसिद्धि किस तरीके से है, लेकिन इनके बयान ने इन्हें घेर रखा है। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव के साथ भी भगवान कृष्ण के नाम को लेकर इनकी बहस हो गई थी, और उन्होंने क्या बातचीत उस समय हुई, लेकिन इतना जरूर था कि इस बहस ने काफी नाम भी कमाया, लोगों के मोबाइल तक पहुंच गया। बधाई और शुभकामनाएं आपको। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला, प्रचार। आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या? और भगवान राम, भगवान शंकर, सभी पर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले अनिरुद्धाचार्य को क्या जरूरत पड़ गई? तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, क्या उन्होंने बयान दिया, और जो बयान दिया उन लड़कियों के बारे में दिया, महिलाओं के बारे में दिया, और उसके बाद से अनिरुद्धाचार्य को लोग घेरने लगे। जरा सुनिएगा। तो पूरी जवान होकर लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है।
जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं। अनिरुद्धाचार्य ने दिया था जो आप सुन पा रहे थे, लड़कियां चक्कर में फंस जाती हैं, उनकी उम्र को लेकर बयान, लेकिन बाबा खुद चक्कर में फंस गए। इसके बाद क्या हुआ अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो महिला वकील है वो सड़कों पर उतर आई, राज्य महिला आयोग की टीम उतर आई सड़कों पर, बाबा का पुतला लेकर और इसे जलाने की कोशिश की गई, जलाया गया और विरोध जताया गया। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य फिर विवादों में हैं। इस बार विवाद की वजह अखिलेश से तकरार नहीं, महिलाओं पर उनके खुद के बिगड़े बोल हैं। अरे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं के कर्म है। कथावाचक के खिलाफ शहर शहर हंगामा और प्रदर्शन होने लगा। जिन अनिरुद्धाचार्य को सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ते थे, ऐसे हजारों लोग अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे हजारों लोग अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। विवाद गहराता देख अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांगी, लेकिन विवाद की आग ऐसी फैली है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। महिला संगठन तो अब उन पर कानूनी एक्शन और गिरफ्तारी तक की मांग करने लगी है। से पूछूं कि लड़कों के लिए अगर हम सेम यही क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? तो उनके नाम के आगे जो आचार्य लगा है ना, उसका बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में हम आचार्य उनको कहते थे जो हमारे समाज को शिक्षित करते थे। 25 ईयर्स की लड़कियां कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हैं? आप अगर लड़कों के बारे में ये चीज़ बोले तो आप लोग भी कैरेक्टरलेस होंगे। जो सामाजिक और धार्मिक वक्ता हैं, उनको अपनी जो वर्ड्स हैं बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। 25 साल की लड़कियां अपना कमाने लग जाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं होती। तो बाबा ने बयान देकर बवाल मोल ले लिया है। अब चारों तरफ से महिलाओं ने उन्हें घेर लिया है, सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान पर भारी बवाल मचा है। अविवाहित लड़कियों पर दिए बयान से वो विवाद में है। कहा था अब हम शादी करके 25 साल की लड़कियां लाते हैं। 25 साल तक होते होते बच्ची 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। कुछ लड़कियां इस उम्र तक जवानी में फिसल चुकी होती हैं। और इसी बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गईं। मथुरा से लखनऊ और दिल्ली तक भारी विरोध हो रहा है। कई हिंदूवादी और महिला संगठन सड़कों पर हैं। जगह जगह उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग खड़ी हो रही है। मथुरा में तो वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका, तस्वीरें आपने देखी। वो धारा 156(3) के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली है और ऐसा करने पर कोर्ट पुलिस को FIR और जांच का आदेश दे सकता है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है, उस पर अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्हें भी पता है विवाद अगर बढ़ा तो परेशानी बढ़ जाएगी उनकी। वो कथा और प्रवचन के अलावा सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हैं। उनके YouTube चैनल पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। विवादित बयान से ठेस पहुंची तो लोग उनसे किनारा कर सकते हैं, ये बात अनिरुद्धाचार्य को भी पता है। लेकिन जो महिला आयोग की सदस्य हैं, वकील हैं, क्या कह रही हैं, ये भी सुनिए। लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, 25 साल तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहता, ये स्टेटमेंट कहीं से सही नहीं है। यही सेम बात अगर हम लड़कों के लिए पूछ ले तब आपका क्या स्टेटमेंट होगा? और किस वेद पुराण ने आपको ये राइट दे दिया कि आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे लड़कियों के ऊपर? एक तो उनके नाम के आगे जो आचार्य लगा है ना, उसका बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में हम आचार्य उनको कहते थे जो हमारे समाज को शिक्षित करते थे। अब आप ये सोचिए, वो आदमी समाज के लिए जहर है, एक ऐसा कीड़ा है जिसने समाज की सोच को गंदा किया है। अगर वो अपने आने वाले कल को हम ये संदेश देंगे तो वो फीमेल की क्या इज्जत करेंगे? उन्होंने बोला है कि 14 साल में शादी करवा देनी चाहिए लड़कियों की। क्या अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आएंगे हम लोग की रक्षा करने के लिए वहाँ पर? तो ये बहुत ही चीप स्टेटमेंट उन्होंने बोला है और वो ये उनको कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी लड़की को ये बोलें कि 14 साल में कर दें, और किसी भी वेद पुराण में ये नहीं लिखा है। उनकी 80% टिप्पणियां जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं
जो सुनने लायक नहीं होती और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। क्या महिलाएं हर जगह गलत होती हैं? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? वो तो सरासर कानून के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे देश के राजा हैं प्रधानमंत्री, जब सरकार ने कोई नियम बनाया है वो 18 से 21 करने की तरफ जा रही है सरकार, और वो कह रहे हैं 14 से। तो अगर ये 14 साल की विवाह करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करेंगे, तो इनके खिलाफ ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। अनुरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। इस समय ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव-इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब हैं, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि उनकी कोई बात को हृदय में मत रखिए, लेकिन जो प्रवचन है वो हृदय में रखने के लिए होता है, जिसमें कहते हैं माया मोह सब छोड़ दो, सब त्याग दो। लेकिन ऐसी बातें बाबा कर रहे हैं और घिर गए। इधर अखिलेश यादव जो है मनु पर ज्ञान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो जातियां बट गई उसके पीछे मनुस्मृति थी, मनुवादी सोच थी। चलिए इस पर केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पहले तो PDA यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और सबसे ज़्यादा दमन अगर उन्होंने किसी का किया था तो पिछड़ों का किया था, दलितों का किया था, अगड़ों का किया था। सवाल इस बात का है कि मनु जी महाराज को स्वीकारना न स्वीकारना आपके बस की बात नहीं है। आपको जनता स्वयं स्वीकार नहीं करेगी। जब तक आप मनु जी महाराज को नहीं स्वीकार करेंगे, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को समझ लीजिए। आपके स्वीकारने से कुछ नहीं होने वाला है। और हमें लगता है समाजवादी विचारधारा के अगर होते तो इस तरह की बात ही नहीं करते। मेरा ये मानना है, हमें लगता है अखिलेश यादव जी की ट्रेनिंग कहीं कम्युनिस्ट में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है, और ऐसे लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जो हिंदू के खिलाफ है, जो सनातन के खिलाफ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और चलिए अगली खबर की तरफ आपको लिए चल रहा हूं। वो खबर है कि ईरान पर हमला हो गया, वो भी आतंकी हमला। लेकिन ईरान आतंकी हमले का पाक कनेक्शन क्या कहलाता है, ये एक सवाल है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ईरान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, अफरा तफरी मच गई, तस्वीरें बता रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान का ये दक्षिणी कोर का इलाका है और कोर्ट की बिल्डिंग पर गोलियों की बौछार की गई। हमलावर लगातार गोली बारूद चला रहे थे। और एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जो बड़ा धमाका हुआ, 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आतंकी थे उन्हें मार गिराया गया, जिनकी संख्या 3 थी। ईरान पर हुए बड़े हमले ने खामनेई की नींद उड़ा दी है। इस बार हमला अमेरिका या इस्राएल की तरफ से नहीं हुआ। ईरान में हुए आतंकी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे एक बार फिर ईरान पाकिस्तान में टेंशन बढ़ सकती है। तो साफ तौर पर जो हमले हो रहे हैं उसमें कनेक्शन क्या, ये तलाशा जा रहा है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ईरान पाकिस्तान और इसके बीच में जो बलूचिस्तान का एरिया नजर आता है। तो ये किस तरीके से हमले हो रहे हैं, इस पर बात हो रही है। क्या इसमें कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? लेकिन है कनेक्शन, इस बात की तस्दीक यहां पर होती है। तो कुल मिलाकर तो जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आई है। और इसमें अब कोई भी रायशुमारी की बात यहां पर नजर नहीं आती।
हमले कैसे हुए ये हम आपको बता रहे हैं। ईरान के दक्षिण पूर्व हिस्से में बंदूकों और ग्रेनेड से हमला होता है। एक कोर्ट की इमारत थी, उसके अंदर हमला होता है। आतंकी हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और आतंकी हमले में तकरीबन 20 लोग घायल हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत स्थिति को संभाला और आतंकियों के साथ काफी देर तक गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है। आतंकवादी समूह जैश अल अदल ने इसकी जिम्मेदारी ली। यह संगठन इस इलाके की आजादी की मांग करता है। बलूच जिहादी समूह है जो ईरान में सक्रिय है। जैश अल अदल की स्थापना 2012 में हुई। इस संगठन को जुंदुल्लाह और सुन्नी उग्रवादी ने बनाया है, यानी कि हमले हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन आता और इसके नेता को ईरान सरकार ने फांसी पर चढ़ाया था। इस संगठन के लड़ाकों की संख्या 500 से 600 के करीब है। ईरान में कई हमलों के लिए संगठन जिम्मेदार है, यानी कि जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर सामने आ गया है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये कि चीन गए थे मुनीर, लेकिन बेइज्जत हो गए। चीन में बेइज्जत हो गए मुनीर। यहां पर आप देख पा रहे हैं चीन बंद कमरे में फटकार लगा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुनीर सामने बैठे और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि बातचीत होती है एक मेज पर। चेहरे सबके शांत हैं, लेकिन मुनीर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बातचीत ऑन द टेबल नहीं बल्कि यहां पिटाई चल रही है और वो भी बातों से। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर ये बता रही है कि वहां पर घोर बेइज्जती हुई। गए थे अमेरिका में डिनर करके सीधे चीन, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर स्थिति बिगड़ जाती है। अब चीन उनसे सवाल पूछता है, पुराने कर्जों की भरपाई की बात कह रहा और कह रहा है कि हमारे पुराने जो पैसे बकाया राशि है वो वापस करो। जरा देखिएगा रिपोर्ट। ट्रंप के साथ डिनर करने के बाद मुनीर ने इस्लामाबाद से सीधे चीन की फ्लाइट पकड़ ली। पाकिस्तान की मीडिया में भी इसका जोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन बीजिंग की मीटिंग से जो अंदर की खबर निकलकर आई उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री ने मुनीर की जबरदस्त बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान में चीनियों की मौत से लेकर बिजली बकाया तक का मुद्दा उठा दिया और मुनीर से चीन का बकाया 500 अरब रुपया मांग लिया। चीन ने धमकी भी दी, अगर पैसा नहीं भरा तो पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो बात है बिगड़ चली है। अब भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, जो कर्जे उसने ले रखे हैं। लेकिन पाक के फील्ड मार्शल इस समय चीन के दौरे पर हैं। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और इसी दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की। बीजिंग में मुनीर और वांग ई के बीच एक बैठक हुई और बैठक में वांग ई ने चीनी नागरिकों का मुद्दा उठाया और पाक में चीनी नागरिकों की मौत पर लताड़ लगा दी। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई चीनी मारे गए। पिछले 7 अक्टूबर को कराची हवाई अड्डे पर अटैक हुआ और इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई। कहा जा रहा है कि चीन ने बिजली बकाये का भी मुद्दा उठाया। पाकिस्तान ने बिजली पर चीन के साथ डील की थी और इस डील के तहत चीन ने पाकिस्तान में 21 पावर प्लांट लगाए। इससे 12,448 मेगावाट बिजली बनाई जानी थी, लेकिन चीनी इंजीनियरों पर हमले से काम बंद हो गया। 21 में से सिर्फ 14 पावर प्लांट ही पाकिस्तान में बन पाए और इसके लिए भी चीनी कंपनियों ने मुंहमांगी कीमत वसूली। लंबा बिल चुकाने के बाद भी 41,000 करोड़ बकाया है और इसी पैसे की वसूली का चीन पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। चीन की कंपनियों के सीईओ ने पाक को चिट्ठी लिखी। जून में बकाया पैसा देने की आखिरी जो डेडलाइन है खत्म हो गई, इसलिए चीनी विदेश मंत्री ने मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर इशारा कर रही है कि जो झालावाड़ है वो किस तरीके से अभी चल रहा है। झालावाड़ में मातम पसरा है, उन बच्चों की माएं रो रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे राजस्थान में मासूमों की अंतिम विदाई दी जा रही है। जिन मासूमों की मौत हुई उनके परिजन जमा हैं और उन्हें विदाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद उन तस्वीरों को जरा याद करना जरूरी है जब घटना घटी थी। झालावाड़ में मलबे में दबे थे बच्चे और ईंटों का मार लगा हुआ है। पूरी तरह से इमारत ध्वस्त हो गई थी और इसी मलबे के नीचे बच्चे दबे हुए थे। मासूम की किताबें हैं, स्कूल का मलबा है, खिड़की दरवाजे हैं। जो बता रही है कि बच्चों का कोई वहां पर सहारा नहीं था। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गेट के बाहर खड़े थे।
राजस्थान के झालावाड़ में मातम पसरा है। झालावाड़ के एक स्कूल में मलबे में कुल 7 बच्चे दब गए। आज सभी बच्चों को नम आंखों से विदाई दी गई, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। झालावाड़ के पिपलोदी के सरकारी स्कूल में यह हादसा कल सुबह हुआ था, जब बारिश से बचने के लिए 40 से ज्यादा बच्चे एक ही कमरे में बैठे। क्लासरूम में बैठे सभी बच्चे कक्षा 6 और 7 के थे। तभी क्लासरूम की जो छत है भरभरा कर नीचे गिर जाती है और इस हादसे में कई बच्चे दब गए, जिनमें 7 की मौत हो गई। जब मलबा हटाया गया तो बच्चों के बैग, किताबें पड़ी हुई थी, टूटी हुई स्लेट और छोटे छोटे जूते मलबे के बीच में पड़े हुए थे। जब बच्चों ने बोल दिया था तो फिर उसको निकालना चाहिए था ना कि भाई यहाँ कंकर कर रहे हैं। सालों से जर्जर था, सालों से जर्जर थे सब। अगले साल हमने कानून कार्रवाई भी करने के लिए कहा था, कागज भी बना के दिए, तो उसमें सब कुछ जो नेता लोग आ रहे हैं वो उन अधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि आम जो ग्रामीण है इन लोगों से। मैडम यहाँ पर आएगी परिजनों के घर पे जार के वापिस हमारे ग्रामीण को, हमारे बच्चों को मैम तो अभी सुने उनके चमचों से बात हो रही है, हमारे से बात हो रही है उनकी। मेरी सिस्टर कोई मैडम कलार इतने कार्यकर्ता, मैडम कलार इतने सुने एक बच्चे का जिनको मर गया उनको 1 लाख रुपए का 10 लाख मेरे घर चले ले जाओ मेरे को बच्चे। तो अब क्या हो रहा है 10 लाख से? घर का भी हमारी सिस्टर है खुद की। तो हादसे के बाद सियासी दलों के नेता घटनास्थल पर पहुंचे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गांव का दौरा किया। उनके वहां पहुंचते ही पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदार फूट फूट कर रोने लगे। कई महिलाएं जिन्होंने अपना बच्चा खोया था उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगे। वसुंधरा राजे के साथ उनके बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत भी उनके साथ मौजूद थे। दुष्यंत सिंह झालावाड़ से ही सांसद हैं। तो झालावाड़ के इस हादसे में करीब 25 बच्चे घायल भी हुए थे, जिनमें 9 की हालत बेहद ही गंभीर है। सरकार ने हर एक परिवार को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिवारों को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा कर दी गई है। हादसे से मैं घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूं। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आज की उस खबर की तरफ लिए चलते हैं जिसमें राहुल बराबर कह रहे हैं हमका माफी दे दो। क्यों कह रहे हैं? अब राहुल को एहसास हो रहा है कि जो जातिगत जमीन अधिग्रहण हुई थी वो हम पहले ही करा लेते। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम भागीदारी सम्मेलन में पहुंचे थे राहुल, और राहुल ने माना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई ओबीसी को लेकर। ट्राइबल तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। अगर मैं थोड़ा पीछे को और देखता तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने। तो बिहार में जाति सर्वे हुआ था। राहुल ने कहा कि हम समझ नहीं पाए थे, अगर समझते तो कई साल पहले ही हमने करवा दिया होता, लेकिन आज ओबीसी का दर्द समझ में आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि दर्द ही नहीं बल्कि हम इस दर्द को दूर करने की भी कोशिश करेंगे आने वाले समय में। लेकिन सवाल है कि बिहार में अब इलेक्शन है, कहीं ये बयान उससे मिलता जुलता तो नहीं। राहुल गांधी ने जाति गणना पर नया दांव चला। राहुल ने जाति गणना पर कांग्रेस की गलती मानी। उन्होंने जाति गणना नहीं कराने पर माफी मांगी है। दरअसल राहुल एक भागीदारी न्याय सम्मेलन में पहुंचे थे। भागीदारी न्याय सम्मेलन ओबीसी समुदाय के लिए था और इस सम्मेलन में राहुल ने कहा मुझे आपके इतिहास और मुद्दों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं जाति जनगणना करवाता। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना नहीं कराकर गलती की थी और इस गलती के लिए मैं कांग्रेस की तरफ से माफी मांगता हूं। तो राहुल के इस बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोल दिया। शिवराज ने कहा वो हमेशा बहुत देर से चीजों को समझते हैं। पहले राहुल गांधी ने 1975 के आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर राहुल गांधी ने देश में 1984 सिख दंगों को लेकर माफी मांगी, अब ओबीसी से माफी मांग रहे हैं। माफी मांगना उनके भाग्य में लिखा है। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने राफेल विमान पर माफी मांगी थी और राहुल गांधी 10 साल बाद फिर माफी मांगते नजर आएंगे। आज जो कर रहे हैं उस पर 10 साल बाद माफी मांगेंगे और माफी मांगना ही उनकी नियति लगती है, ये उन्होंने कहा। तो अब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल
जो लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो किस तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे समय में बयान दिया है, वो भी ओबीसी को लेकर, जब सामने इलेक्शन है। देखिएगा। एक चीज में मेरी कमी रही थी, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी के नेता पिछड़ी जातियों में जो जागरूकता पैदा हुई है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए इस भाषा का इस्तेमाल कर। राहुल गांधी जी को कुछ समझ में आता है? मैंने अपने जीवन में इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं, उसको कुछ नहीं पता। आज वो अपने पिताजी के ऊपर, अपने दादाजी के ऊपर, अपने दादी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर और राजीव गांधी जी के ऊपर, और ऊपर से सोनिया गांधी जी के ऊपर, क्योंकि जब पिछली सरकार थी 4 से 14 तक, तो वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, तो सोनिया गांधी ही घोषित तौर पर जो है प्रधानमंत्री थी। और चलिए एक जरूरी बात, Realme 15 सीरीज 5G द परफेक्ट AI पार्टी फोन पेश करता है आपको आज की ताजा खबरें, क्रिस्प और क्लियर, बिल्कुल उसके 50 MP4 के 60 FPS कैमरा शॉट्स की तरह। तो आज ये भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां भी रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनों के साथ रहें, और हां, रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। जय हिंद। बड़े आराम से। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब